जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू स्मार्ट आईएएस। आज के एमसीक्यू करंट अफेयर सेशन प्री सिक्योर मई 2022 में मैं तुम्हारे साथ आर्ट एंड कल्चर बेस्ड एमसीक्यू डिस्कस करूंगा। जैसा कि कल 21 मई वाले प्री सिक्योर में हमने एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन किए थे, आज हम लोग 22 मई प्री सिक्योर में आर्ट एंड कल्चर बेस्ड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे, जो आपके अपकमिंग 25 प्रीलिम्स, चाहे वो एपीएससी यूपीएससी प्रीलिम्स हो या 2026 प्रीलिम्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, जो टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं वो टॉपिक्स कौन कौन से हमारे, तो वो टॉपिक्स हैं हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, इंडिया इज रिच इन इट्स हैंडीक्राफ्ट। चाहे हम इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में आसाम की बात करें, या हम इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में गुजरात चले जाएं, या फिर हम इंडिया के साउथ में तमिलनाडु की बात करें, या इंडिया के नॉर्थ में हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, इंडिया का हर एक कोना, हर एक हिस्सा अपने हैंडीक्राफ्ट्स, अपने यूनिक हैंडीक्राफ्ट स्किल्स के लिए जाना जाता है। तो इससे रिलेटेड क्या करंट में चीजें थी, एमसीक्यू क्या बन सकता है वो। देन वी विल टॉक अबाउट चोल विलेज असेंबली, क्योंकि हम क्लास में पढ़ते हैं कि चोल विलेज असेंबली जो थी वो सेल्फ सफिशिएंट विलेज असेंबली के फॉर्म में जानी जाती हैं। क्या होता है ये सेल्फ सफिशिएंट विलेज असेंबली? मतलब ये विलेज असेंबली अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए खुद पे डिपेंडेंट होती थी। राजा का इंटरफेरेंस बड़ा ही कम होता था, एकदम नेग्लिजिबल के बराबर होता था। इसके डिटेल्स देखेंगे, क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि न्यूज में भी था ये। देन सूफीज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस रिसेंटली भी मैंने तुम्हारे साथ प्री सिक्योर में किया है। आज फिर हम उनसे रिलेटेड दरगाह की बात करेंगे, जो फेमस दरगाह न्यूज में रहते हैं। देन डायमंड ट्रायंगल, ये डायमंड ट्रायंगल, यूजुअली डायमंड ट्रायंगल ऐसी बातें जब होती हैं तो हम बिजनेस की बात करते हैं कि ये बिजनेस से रिलेटेड है, पर आज ये बिजनेस से नहीं बल्कि महात्मा बुद्ध के बुद्धिस्ट फिलॉसफी से रिलेटेड होगा। एंड देन वैदिक पीरियड के रिवर्स के बारे में। वैदिक पीरियड में जो रिवर्स थे उनको सप्त सिंधु कह के भी रेफर किया गया था। सप्त सिंधु, जहां पे हम इनिशियल आर्यन सेटलमेंट्स की बात करते हैं, वैदिक पीरियड की शुरुआत की बात करते हैं, तो उन रिवर्स का क्या नाम होता था, क्या रेलेवेंस है, वैसे क्वेश्चंस। और जैसा मैंने कल तुम लोगों के साथ बोला था कि मैं तुम्हारे साथ एक गुड न्यूज शेयर करूंगा, तो वो गुड न्यूज है ये। यस, अभी रिसेंटली आज के दिन 22 मई को महादेव के आशीर्वाद से, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से, मुझे टेडेक्स, जो एक प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं, वहां एज ए स्पीकर बोलने का मौका मिला आज कानपुर में। जो टॉपिक था एआई फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। तो मैंने अपने आइडियाज एआई जो सस्टेनेबल टुमारो में किस तरह से हेल्प कर सकते हैं वो शेयर किए। साथ ही साथ अपनी लाइफ जर्नी, जो लाइफ जर्नी कई मुश्किलों से गुजर कर लड़ते हुए आगे बढ़ी। आज भी कई चैलेंजेस आते हैं, पर मैंने एक चीज़ ज़िंदगी से सीखा गाइस, जो हमेशा तुमको भी बताता हूँ, कि हम लोग ना एक बार में नहीं जीतते हैं। अचानक से हम अपने छत पर नहीं पहुंच जाते हैं, अचानक से मंजिल की ऊंचाई पर नहीं पहुंचते हैं। वॉट वी नीड टू डू ना, वी नीड टू डू वन स्टेप एट ए टाइम। एक स्टेप एक बार आगे चढ़ना है, एक बार आगे बढ़ना है, और ऐसे करते 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 धीरे धीरे ना हम कई माइलस्टोन बनाते जाते हैं। टेडेक्स के प्लेटफॉर्म पे आज बोलने का ये जो अवसर मुझे मिला, ये वैसा ही एक माइलस्टोन है। और अभी भी ये एंड नहीं है, दिस इज नॉट द एंड, अभी पिक्चर और बाकी है। तो ये आइडियाज़, बाकी सब जो मैंने आज शेयर किया, सून टेडेक्स के यूट्यूब चैनल पे शेयर होगा। मैं वीडियो का लिंक भी आपके साथ आगे शेयर कर दूंगा जैसे ही ये वीडियो लाइव होता है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस गुड न्यूज़ विथ मी। अब हम आगे क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स पे बेस्ड है। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, जैसे आप एक आर्टिकल देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का और बाकी कई न्यूज़पेपर में भी, दैट एटिको पाका टॉयज पुट ऑन डिस्प्ले एट राष्ट्रपति भवन। हमारे ऑनरेबल राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति महोदया ने अभी राष्ट्रपति भवन के डिस्प्ले में क्या प्रेजेंट करवाया था, एटिको पाका। कई बार गिफ्ट्स के फॉर्म में, ऐसे डिस्प्लेज में, ऐसे टॉयज, ऐसे हैंडीक्राफ्ट चीज़ें प्रेजेंट की जाती हैं, तो उनका ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से उनको बनाया जाता है, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। बाकी और भी कई प्रोडक्ट्स हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स, जैसे आप पोचमपल्ली इक्कत की बात कर सकते हैं, कांचीपुरम सिल्क की बात कर सकते हैं, कलमकारी आर्ट की बात कर सकते हैं, तो इन सब से रिलेटेड ये एमसीक्यू आपके लिए है। पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है पोचमपल्ली के बारे में, दैट पोचमपल्ली इज लोकेटेड इन तेलंगाना। पोचमपल्ली तेलंगाना में लोकेटेड है, एंड इट इज नोन फॉर इट्स यूनिक स्टाइल ऑफ वीविंग। अपने यूनिक स्टाइल ऑफ वीविंग के लिए जाना जाता है, जिसको इकत बुलाया जाता है। इकत, इकत, इकत वर्ड टाइंग से, मतलब गांठ बांधने से, और डाइंग से रिलेटेड है। बोथ टाइंग एज वेल एज डाइंग। एक बड़ी यूनिक मेथड इसमें यूज किया जाता है, रेसिस्ट डाइंग मेथड, अभी मैं डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ। जहां पे जो थ्रेड होते हैं ना, जो धागे होते हैं, पहले उनमें कलर किया जाता है और फिर उनसे बुनाई की जाती है,
और बुनाई जो किया जाता है तो उसमें थोड़ी असिमेट्री रहती है, जिससे एक बड़ा अच्छा अपीयरेंस देखने को मिलता है। बड़ा पॉपुलर है ये, और जीआई इंडिकेशन भी इसको मिला हुआ है, मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग भी मिला हुआ है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, पोचमपल्ली का इकत आर्ट। दूसरा क्या, एटिकोपाका टॉयज मेड यूजिंग नेचुरल टॉयज एंड लेकर्स, ये लकड़ी से बनाया जाता है, नेचुरल कलर्स को यूज करके वुड से बनाया जाता है, इज एसोसिएटेड विद कर्नाटका। नहीं जी, ये कर्नाटका से एसोसिएटेड नहीं है, ये आंध्रा रीजन से एसोसिएटेड है, कर्नाटका से नहीं। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा क्या, कलमकारी आर्ट, ये तो यूपीएससी पहले भी पूछ चुका है, फिर से आ सकता है, इज यूज टू अडॉर्न बैम्बू वीव बॉक्सेस मेड बाई निमल्लकुट्टा आर्टिसंस। एक्चुअली में कलमकारी के बारे में हम इतना याद रखेंगे, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर नाउ, कि कलमकारी भी आंध्रा रीजन से एसोसिएटेड है, आंध्रा रीजन से एसोसिएटेड। और यहाँ पे जैसे अभी मैं स्क्रीन पे लिखने के लिए एक पेन का यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आर्ट बनाने के लिए, चित्रकारी करने के लिए कलम का यूज किया जाता है, कपड़े पे वो चित्रकारी की जाती है, और ये जो कलम होता है वो बैम्बू वुड से बनाया जाता है। चलिए, ये रहा आपके पास ये तीनों डिजाइन। ये आप पोचमपल्ली, जो इस पोचमपल्ली हम इकत आर्ट की बात कर रहे थे, ये हो गया पोचमपल्ली इकत आर्ट। ये हमारा हो गया, जिस हम टॉय की बात कर रहे थे, एटिकोपाका टॉयज आंध्र प्रदेश का, ये एटिकोपाका टॉयज हो गया। और यहाँ आप देख सकते हैं कुछ आर्टिस्ट और उनके हाथ में ये पेंसिल्स, मेरे कर्सर को देखो, माउस के कर्सर को, इनके हाथ में ये बैम्बू के पेंसिल, जिसपे ये क्लोथ पर डिजाइन बना रहे हैं, इसी को हम कलमकारी बोलते हैं। ये रही तीनों चीजें। रेसिस्ट डाइंग प्रोसेस, जो मैंने तुम्हें अभी समझाया कि इकत आर्ट में या पोचमपल्ली आर्ट में रेसिस्ट डाइंग यूज किया जाता है। मतलब रेसिस्ट डाइंग का पर्पस क्या होगा, टाइंग एंड डाइंग थ्रेड्स बिफोर वीविंग, बुनाई करने से पहले जो थ्रेड होते हैं उनमें कलर लगाना और फिर उसके बाद बुनाई करना, बड़ा यूनिक, फिर उससे आपको एक अपीयरेंस देखने को मिलेगा। 2004 में इसको जीआई टैग भी मिला। दूसरा स्टेटमेंट कि एटिकोपाका टॉयज आंध्र प्रदेश से एसोसिएटेड है, कर्नाटक से नहीं, है ना। एंड थर्ड, कलमकारी आर्ट के बारे में। कलमकारी आर्ट मैंने आपको समझा दिया है कि कलमकारी आर्ट में हम बैम्बू का यूज करते हैं, बैम्बू से बने हुए पेन का यूज करते हैं, जिससे हम हैंड पेंटेड या ब्लॉक प्रिंटेड डिजाइन्स बनाने का काम कपड़ों पर करेंगे। कांचीपुरम सिल्क की बात करें तो कांचीपुरम सिल्क हर इंसान को पता है, तुम्हें भी पता होगा कि कहाँ से रिलेटेड है, बता दो कमेंट सेक्शन में। अच्छा, ये एक और चीज़, ऑल असम ओपन टेस्ट, ये ऑल असम ओपन टेस्ट हो चुके हैं गाइस, शुरू हो चुके हैं। जैसा कि आप शेड्यूल देख सकते हो, ऑल असम ओपन टेस्ट का पहला जो टेस्ट था वो 21 को कंक्लूड हुआ, और कई स्टूडेंट्स ने असम में, पूरे जितने लोग एपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इन्होंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मीडियम में ये टेस्ट में अपीयर किया। दूसरे टेस्ट आ गए, टेस्ट नंबर 2 27 मई को, टेस्ट नंबर 3 1 जून को, और टेस्ट नंबर 4 4 जून को है। तो जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, रजिस्ट्रेशन करवा लो। यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप स्मार्ट आईएएस के इंक्वायरी नंबर पर भी कॉल कर सकते हो, हमें विजिट भी कर सकते हो जूत नियाले गुवाहाटी में परनील कॉम्प्लेक्स पे। इस ऑल असम ओपन टेस्ट में अपीयर कीजिए और अपनी प्रिपेयर्डनेस चेक कीजिए एपीएससी प्रीलिम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसके ऊपर है, इंस्क्रिप्शन पे। जो इंस्क्रिप्शन सभा की बात कर रहा है, विलेज असेंबली की बात कर रहा है। यहां देखिए एक आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, व्हाट आर उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन रिसेंटली रेफर्ड टू बाय पीएम मोदी। पीएम मोदी ने रिसेंटली उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन के बारे में बात किया। ये उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां मैंने स्टेटमेंट क्या दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ लोकल सभा विलेज असेंबली। ये विलेज असेंबली मैंने तुम्हें समझाया है कि विलेज असेंबली की जब हम बात करते हैं तो विलेज असेंबली हमें पहले वैदिक पीरियड में भी मिला, जहां पे हम सभा और समिति नाम की विलेज असेंबली की बात करते हैं। जब हम वैदिक पीरियड पढ़ते हैं तो हम वैदिक पीरियड में दो टाइप की विलेज असेंबली पढ़ते हैं। एक सभा जो विलेज एल्डर्स का होता था, विलेज एल्डर्स मतलब बताओ क्या, विलेज एल्डर्स मतलब वैसे एल्डर्स जिनके पास एक्सपीरियंस था, नॉलेज था। और दूसरी होती थी समिति, जिसमें विलेज के बाकी मेंबर्स इन्वॉल्व होते थे, बाकी मेंबर्स ग्रुप होते थे। इसके अलावा एक और ट्राइबल असेंबली भी थी, जो मैंने तुम्हें क्लास में समझाया, विधाता, ये ट्राइबल असेंबली है। तो ये वैदिक पीरियड का था। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं इंस्क्रिप्शन की, तो आपको आंसर तो दिखा अभी न्यूज़पेपर के आर्टिकल में, उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन। ये उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन कौन से असेंबली की बात कर रहा है, चोल पीरियड के विलेज असेंबली की बात कर रहा है, चोल पीरियड में विलेज असेंबली। तो सिंस इंस्क्रिप्शन में चीजें लिखी हुई है, हमारे पास बहुत सारा नॉलेज है। चोल पीरियड की ये विलेज असेंबली सेल्फ सफिशिएंट होती थी। सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, अब हम देखते हैं। आओ यहां पर। तो उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन जो कि कांचीपुरम आंसर मिल गया ना, कांचीपुरम सिल्क वर्क कहां से एसोसिएटेड, तमिलनाडु से।
उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन कांचीपुरम तमिलनाडु से एसोसिएटेड है। यहाँ पे हमको प्रांतक वन नाम के एक राजा थे जो कि चोल रूलर्स हैं, उनका इंस्क्रिप्शन मिलता है। ये इंस्क्रिप्शन कहाँ मिला हमें, तो वाईकुंडा पेरुमल टेम्पल में मिला। प्रांतक वन नाम के चोल रूलर्स का इंस्क्रिप्शन है, जिसमें हमें चोल पीरियड के सभा असेंबली के बारे में काफ़ी डिटेल इंफॉर्मेशन मिलता है कि सभा एक विलेज असेंबली थी जो एक्सक्लूसिव किसके लिए होती थी, ब्राह्मण्स के लिए। अब याद रखो, ये वैदिक पीरियड में सभा में ब्राह्मण्स या बाकी बात नहीं होती थी। वहां पे वैदिक पीरियड में विलेज असेंबली में सभा जो है उसका मतलब है विलेज एल्डर्स का ग्रुप जिनके पास एक्सपीरियंस है, और यहाँ जो विलेज असेंबली इसका मतलब है ब्राह्मण्स का ग्रुप जिसको सभा बुलाते हैं। इसके अंदर कई स्पेशलाइज्ड कमेटी होती थी। मेंबर्स कैसे इलेक्ट किए जाएंगे, क्वालिफिकेशंस क्या होगा कि उनके पास वेदों का नॉलेज होना चाहिए या बाकी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स का नॉलेज होना चाहिए। चोल पीरियड की बात करें तो संगम साहित्य का नॉलेज होना चाहिए। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उनकी कि वो किस तरह से अपने काम को फुलफिल करेंगे, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं किया तो रिमूव भी कर दिया जाएगा। सपोज उन्होंने कोई क्राइम कर लिया, करप्शन किया, तो ये सारा डिटेल हमें उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन तमिलनाडु से जानने को मिलता है चोल पीरियड की विलेज असेंबली सभा के बारे में, जो एक्सक्लूसिवली ब्राह्मण्स के लिए थी। हम बाकी विलेज असेंबली की बात करें तो चोल पीरियड में हमें उर नाम की भी एक विलेज असेंबली मिलती है। वो चिड़िया उड़ वाला उर नहीं है, ये उर विलेज असेंबली है जो नॉन ब्राह्मणदेय विलेज। तो एंशिएंट हिस्ट्री के क्लासेस में हम पढ़ते हैं कि राजा जो विलेजेस ब्राह्मण्स को दान में दे देता था, टैक्स फ्री ग्रांट होता था, उसको ब्रह्मदेय या अग्रहारा बोलते थे। ये उर नॉन ब्राह्मण विलेजेस में होंगे या नॉन ब्राह्मण देय विलेजेस में होंगे। ब्राह्मण विलेजेस में सभा होगी, नॉन ब्राह्मण में उर होंगे। नगरम भी एक टाइप की विलेज असेंबली थी जिसमें यूजुअली मर्चेंट्स ट्रेडर्स ग्रुप में होते थे। इनके मेंबर्स मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स हैं। तो इतना आप चोल विलेज असेंबली के बारे में याद रखिएगा, और इस इंस्क्रिप्शन के बारे में, उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफी सेंट और उनसे रिलेटेड दरगाह के बारे में। आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर का आर्टिकल, वो क्या बोल रहा है, हु वाज मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर इन द स्प्रेड ऑफ सूफीजम इन इंडिया। तो एक चीज़ तो हमें समझ में आ गया कि ये सूफीजम को इंडिया में स्प्रेड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे सीनियर है। यहाँ सूफी सेंट कॉलम 1 में दिए हैं, और कॉलम 2 में उनसे रिलेटेड उनकी दरगाह दी गई है। दरगाह मतलब उनका फाइनल रेस्टिंग प्लेस हो गया गाइज। सूफी सेंट के मरने के बाद इस्लाम के कल्चर्स को फॉलो करते हुए जब उन्हें दफनाया गया, वहाँ पर इनके फॉलोअर्स, इनके डिसाइपल्स जाकर पूजा करने का काम करते हैं, चादर चढ़ाने का काम करते हैं। उसी को हम क्या बोलेंगे, दरगाह। कभी कभी मजार कह के भी रेफर किया जाता है। तो पहला है सूफी सेंट शेख सलीम चिश्ती के बारे में, जो इंडिया में सूफीजम के फाउंडर्स के रूप में माने जाते हैं। हम और भी देखेंगे सूफीजम की हिस्ट्री। सॉरी, शेख सलीम चिश्ती नहीं फाउंडर हैं, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। हम सलीम चिश्ती की बात कर रहे हैं कि शेख सलीम चिश्ती, इनकी दरगाह कहाँ है, तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है फतेहपुर सीकरी में, है ना गाइस। शेख सलीम चिश्ती फाउंडर नहीं है, मोइनुद्दीन चिश्ती फाउंडर है, उन पर भी आएंगे। शेख सलीम चिश्ती जो है, इनकी दरगाह कहाँ है, फतेहपुर सीकरी। जी हाँ, ये वही फतेहपुर सीकरी है जिसको अकबर ने अपना सेकंड कैपिटल बनाया था, प्रेजेंट डे आगरा उत्तर प्रदेश में है। अकबर जो था वो शेख सलीम चिश्ती का बड़ा फॉलोवर हुआ करता था। कहते हैं इनके ही ब्लेसिंग्स से अकबर को सन की प्राप्ति हुई थी, और उसने अपने बेटे का नाम भी सलीम रखा था, जो आगे जाकर जहांगीर बनता है। तो इनकी दरगाह कहाँ, फतेहपुर सीकरी, आगरा उत्तर प्रदेश में। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, यही है सूफी, सबसे फेमस सूफी सेंट जो इंडिया में सूफीजम की फाउंडेशन रखते हैं। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, इनकी दरगाह कहाँ पर है, अजमेर में है। इनको गरीब नवाज के नाम से भी बुलाया जाएगा। फिर है हमारे सूफी शाह शरीफ, इनकी दरगाह फिरोजाबाद। हाँ, ये सही मैच है, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में शेख शाह शरीफ की दरगाह है। बाबा फरीद जो कि इस्लाम के साथ साथ, वैसे सूफीजम सिर्फ इस्लाम तक सीमित नहीं है, सूफीजम एक भक्ति मूवमेंट है। तो चाहे आप इस्लाम को फॉलो करने वाले हो, हिंदुइज्म को हो, सिखिज्म को हो, सब लोग जाते हैं इन दरगाह पर। बाबा फरीद जो हैं इस्लाम में तो बड़े पॉपुलर हुए ही, साथ ही साथ सिखिज्म में भी इनके कई वाक्य, इनके कई टीचिंग्स, इसको सिखिज्म के जो सेक्रेड ग्रंथ हैं, गुरु ग्रंथ साहिब है, उसमें भी इंक्लूड किया गया है बाबा फरीद को। और इनकी दरगाह बिल्कुल अजोधन, जो प्रेजेंट डे कहाँ पड़ता है, पंजाब पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ये चारों जो कॉलम 1 और कॉलम 2 है, ये करेक्टली मैच्ड है। अब आंसर तुम देख लो कौन सा होगा, सी होगा। हम आगे आते हैं, अब जरा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में पहले बात करते हैं। तो हमारे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं, जो इंडिया में सूफीजम के फाउंडर कहे जाएंगे या इंडिया में सूफीजम के सबसे पॉपुलर सेंट कहे जाएंगे, उनका जन्म पर्सिया, ईरान में होता है। इनको अपनी जेन्युरिसिटी के लिए, एक्चुअली में ये दिल्ली सल्तनत की जब शुरुआत होती है गाइज ना, तो ये भी दिल्ली पहुंचते हैं, अजमेर पहुंचते हैं। अजमेर में ही फिर इनकी दरगाह भी बनेगी।
जब मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक इसने दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश किया, कई लोग मारे गए, स्पेशली हिंदूज का कत्लेआम हुआ। उस टाइम में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती इन्होंने अपने दरवाजे, इन्होंने ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि हिंदुओं को भी सबको आश्रय दिया। सबके लिए इन्होंने एक तरह से ब्लेसिंग्स देने का काम, उनको खाना खिलाने का काम, उनकी सेवा करने का काम किया। इसलिए इनको गरीब नवाज बुलाया जाता है, फ्रेंड ऑफ पुअर बुलाया जाता है। जिनकी दरगाह कहाँ पर है? राजस्थान अजमेर में। ठीक है। इनके फेमस डिसाइपल की बात करें तो इनके एक फेमस डिसाइपल में आएंगे शेख या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनको डेडिकेटेड कुतुब मीनार है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया था। बाद में कुतुब मीनार का रिपेयरिंग किसने किया, ये तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इन्हीं के डिसाइपल हैं, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के। बाकी फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के भी डिसाइपल होंगे, जिनमें एक हैं बाबा फरीदुद्दीन, जिनको हम बाबा फरीद, जिनके बारे में अभी मैं बात कर रहा था कि इनकी दरगाह अजोधन पकपटन पंजाब पाकिस्तान में है। इनको गंज शकर के नाम से भी बुलाया जाता है। गंज शकर, बड़े प्यारे थे ये लोगों को, इसलिए गंज शकर या ट्रीजर ऑफ स्वीटनेस बुलाया जाएगा। चिश्ती ऑर्डर को पंजाब में पॉपुलर करने में इनका रोल है बाबा फरीद का, और इनकी टीचिंग्स आपको गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलेगी। देन हम निजामुद्दीन औलिया की बात करेंगे। निजामुद्दीन औलिया, इन्होंने दिल्ली में सूफीज़म को बड़ा पॉपुलर किया, ये भी इनके डिसाइपल हैं। निजामुद्दीन औलिया के फिर आगे सक्सेसर कौन बनते हैं? शेख चिराग दहलवी, ये भी दिल्ली में रहेंगे। निजामुद्दीन औलिया के एक और डिसाइपल थे आमिर खुसरो साहब, जिन्होंने कव्वाली की फाउंडेशन की। तो इस तरह से सूफीज़म की अपनी रिच हिस्ट्री है। जहाँ तक हम चिश्ती सिलसिला की बात करते हैं गाइज, तो सूफीज़म में अलग अलग फैमिली है, अलग अलग ऑर्डर है, जिसको सिलसिला बुलाया जाता है। सबसे पॉपुलर है चिश्ती, जिसकी फाउंडेशन की थी अबू इशाक शमी साहब ने। कहाँ पर? चिश्त रीजन में, जो कि हेरात अफगानिस्तान में पड़ता है। तो सूफी सिलसिला के फाउंडर तो हो गए अबू इशाक सामी, बट सूफी सिलसिला को एक्चुअली में पॉपुलर किसने किया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। तो इनको हम रियल फाउंडर बुला सकते हैं, रियल फाउंडर। जैसे जैनिज्म के फाउंडर तो ऋषभ देव हैं, बट मोस्ट पॉपुलर होंगे महावीर, तो उनको रियल फाउंडर बुलाया जाता है। ठीक इसी तरह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमंड ट्रायंगल पे। दैट डायमंड ट्रायंगल क्या है? पहले तो न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल देखो, द हिंदू का। यहाँ पे आपको बुद्धा की एक बड़ी सी हेड दिख रही है। इतना बड़ा बुद्ध का हेड, तो सोचो कितनी बड़ी बुद्ध की स्टैचू भी रही होगी। अब ये हमें कहाँ मिला है? बड़ा देखो, ये इमेज भी कितना बढ़िया है गाइज, जो इमेज मैंने तुम्हारे लिए यहाँ डाला है। यहाँ पर एक इंसान है जो ऐसे एक्साइटमेंट के साथ साथ अपने अंदर क्वेश्चन भरने के साथ साथ बुद्ध की तरफ देख रहा है। अब अगर बुद्ध का ज्ञान इसको मिला तो इसको भी एनलाइटमेंट मिलेगा। अभी शायद ये मजदूर का काम कर रहे हैं, बुद्ध के ज्ञान से हो सकता है इनके ज़िंदगी में भी कई बदलाव आए, है ना। तो ये इमेज भी अपने आप में बड़ी कहानी कह रहा है। और कहाँ का ये इमेज है? उड़ीसा रत्नागिरी का। तो अब डायमंड ट्रायंगल पे हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्या स्टेटमेंट कह रहा है? दैट रत्नागिरी उड़ीसा में है। रत्नागिरी नाम का प्लेस महाराष्ट्र में भी है, पर हम किस रत्नागिरी की बात करें? उड़ीसा। रत्नागिरी, उदयगिरी एंड ललितगिरी had a flourishing monastery where monks of Vajrayana sect of Buddhism lived। और ये अभी बात कहाँ कर रहे हैं? तुम्हें मैंने पहले बताया कि ये तीनों प्लेस कहाँ पर हैं? उड़ीसा में। तो हमको याद नहीं रखना है कि ये तीनों वज्रयान से रिलेटेड थे, समझना है। देखो हमेशा मैं बोलता हूँ कि समझो, वज्रयान जो है वो महायान से निकल कर आएगा। पहले बुद्धिज्म संघ में डिवीजन होंगे, तो हम डिवीजन देखते हैं कि हीनयान और महायान बनता है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में, और इसी महायान से आगे जाकर वज्रयान बनता है, जहां पर तंत्र मंत्र का भी यूज किया जाएगा बुद्धिज्म में आगे जाकर। इसको हम थंडर व्हीकल या डायमंड व्हीकल भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? डायमंड व्हीकल या थंडर व्हीकल भी कहकर बुलाएंगे। अब ये इंडिया के ना ईस्टर्न साइड में बड़ा पॉपुलर होगा। एक्चुअली में ओरिजिन तो वज्रयान का होगा तिब्बत से। हिज होलीनेस दलाई लामा वो भी इसी वज्रयान से रिलेटेड है। अभी तो बुद्धिज्म में सब कुछ एक जैसा दिख रहा है आपको, वो यहीं से रिलेटेड है, तिब्बत रीजन से, तिब्बत से। तो तिब्बत से निकलकर बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, ईस्ट में वज्रयान बड़ा पॉपुलर होता है। और उड़ीसा किस तरफ है? ईस्ट के साइड में है। तो यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि रत्नागिरी, उदयगिरी एंड ललितगिरी ये तीनों वज्रयान सेक्ट से रिलेटेड प्लेसेस हैं उड़ीसा के। इसलिए इनको डायमंड ट्रायंगल भी बुलाया जाता है, क्योंकि वज्रयान का एक नाम डायमंड व्हीकल भी हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या? वज्र मीनिंग थंडर बोल्ट और डायमंड, दैट इज वाई द 3 बुद्धिस्ट साइट्स इन उड़ीसा आर नोन एज डायमंड ट्रायंगल। यस, अभी मैंने समझाया आपको, सेकंड भी करेक्ट हो गया। थर्ड, रत्नागिरी मोनास्ट्री इज द ओनली बुद्धिस्ट मोनास्ट्री इन इंडिया विथ अ कर्वी लीनियर रूफ।
अगेन ये भी करेक्ट है, इस चीज़ को याद रखना कि रत्नागिरी की जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है ये इकलौती बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है अभी तक का, अभी तक जितना एक्सकेवेशन हुआ है, जहाँ पे जो रूफ है ना वो थोड़ा कर्वी लीनियर है, इस तरह से। यूजुअली बुद्धिस्ट मोनास्ट्री के रूफ ऐसे स्ट्रेट होंगे, फ्लैट, जो हमारे छतों पर होता है, पर रत्नागिरी का बुद्धिस्ट मोनास्ट्री का जो रूफ है वो थोड़ा कर्व के शेप में है, कर्वी लीनियर है। करेक्ट, ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। यहां आप डिटेल देख सकते हो कि अभी रिसेंटली एक्सकेवेशन में एक कोलोसल बुद्धा हेड मतलब एक बड़ा वेरी लार्ज बहुत बड़ा बुद्ध का हेड मिला है, वेरी लार्ज बुद्धिस्ट हेड, ये हमें अभी मिला। तो इस कोलोसल बुद्धा हेड के एक्सकेवेशन के बाद और ज़्यादा न्यूज़ में ये प्लेसेस आ गई हैं, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हैं ये प्लेसेस। फिर से एक बार, जस्ट ए मिनट, चलो गाइस, हाँ लेट्स कंटिन्यू। तो जो कोलोसल बुद्धा हेड यहाँ पर मिला, मतलब एक बड़ा लार्ज, वेरी लार्ज बुद्धाज हेड, काफ़ी बड़ा बुद्धा का हेड जो यहाँ पर हमें मिला है, तो इसके वजह से ये प्लेस एक बार फिर से न्यूज़ में आया। यहाँ पर पहले से तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी ही, अगेन ये प्लेस न्यूज़ में आ गया है, रत्नागिरी वाला प्लेस। ठीक है, रत्नागिरी वेल नोन, मोस्ट वेल एक्सकेवेटेड बुद्धिस्ट साइट इन उड़ीसा। ठीक है, पहले से पता था। इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ वज्रयान बुद्धिज्म का एक पार्ट है, तांत्रिक बुद्धिज्म का, डायमंड व्हीकल का, थंडर व्हीकल का, ये देख चुके हैं। इसके अलावा उदयगिरी भी एक प्लेस है जो कि बिगेस्ट ऑफ द थ्री है, मतलब ये रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी के बीच में सबसे बड़ा बुद्धिस्ट प्लेस कौन सा हो जाएगा उड़ीसा में? ये वाला उदयगिरी, बिगेस्ट। एंड ललितगिरी की बात करें तो ललितगिरी को नलितगिरी और नलतीगिरी के नाम से भी लोकल्स बुलाते हैं। इसको हम वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुला सकते हैं जो डायमंड ट्रायंगल है उड़ीसा में, कि ललितगिरी, रत्नागिरी और उदयगिरी के बीच में सबसे पुराना कौन सा है, ललितगिरी है या नलतीगिरी है। ये आप डायमंड ट्रायंगल बुद्धिज्म से रिलेटेड जो उड़ीसा में है वो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक पीरियड के रिवर्स और उनके वैदिक नेम्स के बारे में, कि वैदिक पीरियड में ये जो रिवर्स थे इनको किस नाम से बुलाया जाता था। रावी को किस नाम से बुलाया जाता था, सतलज को किस नाम से, चेनाब को, झेलम को, ब्यास को और हमारे इंडस को। तो इन रिवर्स को किस नाम से बुलाया जाता है, इससे रिलेटेड मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आ जाइए यहाँ पे, यहाँ आपके पास ये सारे 5+1 6 रिवर्स हो गए। इंडस बेसिन का सप्त सिंधु, जिसमें इंडस को हम किस नाम से बुलाएंगे, सिंधु के नाम से। अब इंडस की जो ट्रिब्यूटरी है, ये रिवर इंडस बह रहा है और रिवर इंडस की ये वाली ट्रिब्यूटरी हो जाएगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। इंडस वाटर ट्रीटी में मैंने तुम्हें पढ़ाया है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, काबुल है और बाकी कौन कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, आप जाके फिर से उस वीडियो को देखिए। और ये हो गई लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, जिसमें स्पेशली वो पंजनाद रिवर्स हैं, पंजनाद रिवर्स। कौन कौन सी, झेलम जिसको हम वितास्ता बुलाते थे, चेनाब जिसको अस्किनी बुलाया जाता है वैदिक पीरियड में, रावी जिसको पुरूषनी बुलाया जाता है, ब्यास जिसको विपास बुलाया जाता है एंड सतलज जिसको सुतुद्री बुलाया जाता है। याद रखिएगा, कम से कम देखिए रावी कई बार पूछा गया है, रावी को पुरुषनी बुलाते हैं। तो ब्यास जो है उसको विपास बुलाया जाता है, ब्यास में भी आस, यहाँ विपास में भी आस। सतलज को सुतुद्री बुलाया जाता है, थोड़े थोड़े सिमिलर हो रहे हैं। आपको झेलम को वितास्ता बुलाया जा रहा है, ये याद रखना है, और चेनाब को अस्किनी बुलाया जा रहा है, इतना याद रखना है। अब इसमें तो 6 रिवर हुए, इंडस और बाकी के 5, तो 5वीं नेक्स्ट रिवर कौन सी हो गई, वो हो गई सरस्वती रिवर, द मोस्ट सेक्रेड रिवर ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। एक और बात आप मुझे बताओ कि क्या ऋग्वेद में रिवर गंगा और रिवर यमुना के बारे में मेंशन है कि नहीं है? क्या मेंशन है कि नहीं रिवर गंगा और यमुना के बारे में? ये बात तुम मुझे कमेंट करके बताओगे। क्या सरस्वती रिवर का भी कोई पुराना नाम है वैदिक पीरियड में? यू नीड टू फाइंड इट, आप ये भी ढूंढोगे और मुझे आंसर बताओगे। ठीक है, नाउ कम टू द प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ 21st में। कल जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिया था वो था स्टिच्ड शिप के ऊपर। अभी रिसेंटली दीवार आइलैंड से, ये दीवार आइलैंड कहाँ है गाइस, तो दीवार आइलैंड है यहाँ गोवा, जिस प्लेस को यूजुअली पीपल फेस्टिवल्स के लिए और वैकेशंस के लिए याद रखते हैं, न्यू ईयर पार्टी के लिए। सिर्फ न्यू ईयर पार्टी की बात नहीं है, इसका अपना कल्चर है, इसकी अपनी हिस्ट्री है। और यहीं पर ये दीवार आइलैंड है, जहाँ दीवार आइलैंड से स्टिच्ड शिप को, मतलब एक ऐसा शिप जिसको ऐसा लगता है कि स्टिचिंग करके बनाया गया है, एक ट्रेडिशनल टेक्निक है जहाँ हम कोकोनट फाइबर, कोकोनट का ट्री जो होता है उसके फाइबर को यूज करते हैं, वुडेज से ज्वाइन करते हैं, कोकोनट रोप्स को यूज करते हैं, बाकी नेचुरल रेसिन्स को यूज करते हैं,
कॉटन सेल्स बनाते हैं, इन सब के हेल्प से, कॉटन सेल्स के यूज करके, इन सब के हेल्प से हम लोग सिप बनाने का काम एंशियंट पीरियड में भी करते थे, 5th सेंचुरी में भी करते थे। इसका एक एग्जाम्पल इमेज के फॉर्म में हमको अजंता केव्स में भी मिला है, अजंता एलोरा में भी हमें एक ऐसा इमेज मिला है स्टिच्ड सिप के बारे में। अब उसी से इंस्पिरेशन लेकर इंडियन नेवी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और एक प्राइवेट जो बोट मेकिंग कंपनी है, इंडियन नेवी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इंडिया की नेवी हो गई है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हो गया, और एक प्राइवेट बोट मेकिंग कंपनी, इन तीनों ने मिलकर एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि हमें कि ये स्टिच्ड शिप एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे सी वॉयज के लिए, ताकि इंडिया का वो जो मैरी टाइम रूट का कल्चर है वो फिर से रिवाइव हो सके। डिवार आइलैंड से इसको आगे भेजा गया है, हरी झंडी दिखाई गई है, जो कि गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कल मैंने दिया था तुम्हें 2024 के नोबेल प्राइज फिजिक्स के लिए, 2024 के नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, तो 2024 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स जॉन हॉपफील्ड को और जॉफरी हिंटन को मिलता है। करेक्ट स्टेटमेंट है। किस चीज़ के लिए मिलता है? उनके काम जो उन्होंने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में किया, जिससे हमें मशीन लर्निंग एआई के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला है और डेवलपमेंट हो रहा है। तो मशीन लर्निंग में, एआई के फील्ड में इनका जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का काम है, इसके वजह से जॉन हॉपफील्ड एंड जॉफरी हिंटन को 2024 का नोबेल प्राइज इन फिजिक्स से सम्मानित किया गया है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हुए। अब आपके लिए एक टास्क, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री किसको मिला, और बाकी इसके अलावा नोबेल प्राइज पिछले 2024 में, सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, तुम मुझे बताओगे कि 2024 में नोबेल प्राइज किस किस फील्ड में किन किन को मिला है और किस कंट्रीब्यूशन के लिए मिला है, ये कमेंट सेक्शन में तुम मुझे बताओगे। आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन में पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है व्हाट इज ड्रैगन आर्क। ये ड्रैगन आर्क क्या है, आप ये पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में बताओगे। दूसरा क्या, यहाँ दो एमिनेंट पर्सन हैं, यूवी स्वामीनाथ अय्यर एंड CW दामोदरन पिल्लई, हिस्ट्री में इनको किस वजह से जाना जाता है। ये आज के प्रैक्टिस सेशंस हो गए। कल हम लोग फिर से प्री सिक्योर में मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ साथ। सो ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग। जय हिंद।